परिधि न्यूज फादर्स डे पर जिस तरह आप जान रहे हैं कि परिधि न्यूज अपनी एक श्रृंखला लेकर आ रहा है और हम जान रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनके जीवन की कुछ कहानियां अनकही रह जाती है, लेकिन वो जीवन में प्रेरणादायी होती है क्योंकि वे व्यक्ति ही लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। हम इस श्रृंखला में अब मिल रहे हैं बैतूल जिले के पुलिस अधीक्षक। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। अभी अभी आपका हाल ही में जो है एसएसपी के रूप में प्रमोशन हुआ है और बैतूल जिले को आपकी कार्यों का जो है फल भी मिल रहा है। काफ़ी अच्छा अपराध नियंत्रण हुआ है, तो स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से, क्योंकि फादर्स डे पर हम बात कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे पिता की पृष्ठभूमि किस तरह से थी, किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुँचे। देखिए, फादर्स डे पर आप इस कार्यक्रम को कर रही हैं और यह एक सार्वभौम सत्य है कि कोई भी सफल या सफलतम व्यक्ति होता है, उसकी सफलता के पीछे उसके परिवार का और ख़ास तौर पर उसके पिता के संघर्षों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसी बात पर मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। और यदि मैं अपने पिताजी की बात करूँ जी, तो बहुत अत्यंत ही गरीब परिवार में से उनका जीवन प्रारंभ हुआ था। एक मंडला जिला जनजातीय बहुल जिला है और वहाँ की निवास तहसील का एक बहुत छोटा सा गांव था जहाँ से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और बहुत अभावों में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करके हॉस्टल में फिर वो जबलपुर में रहकर उन्होंने पढ़ाई करी और अपने संघर्षों पर विजय पाते हुए बहुत मेहनत से उन्होंने पीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और उसके बाद वे शासकीय सेवा में आए और शासकीय सेवा में आकर उन्होंने भी संकल्प लिया कि अपने बच्चों को भी जो है वे अच्छी शिक्षा देंगे और उसी कड़ी में हम लोगों की भी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई। और 2 बहनें हैं जिसमें एक अभी डिप्टी कलेक्टर है और मैं इस पद तक पहुंचा हूं और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारी व्यक्तिगत मेहनत रही है उससे कहीं ज़्यादा इस मुकाम पर पहुंचाने में हमारे पिताजी का योगदान रहा है। सर, अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखता है और यकीनन जिस फील्ड में आप हैं वो भी अनुशासन ही सिखाती है और पिता का अनुशासन एक अलग अनुशासन होता है। तो पिता के ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको हमेशा प्रभावित रहे और वो हमेशा याद आ जाते हैं? कभी कुछ गलत भी करने जाते हैं तो वो पिता का मंत्र याद आ जाता होगा। बिल्कुल, यह कहना आपका सही है। और आज की युवा पीढ़ी को मैं देखता हूँ तो बहुत सारी ऐसी उनमें समस्याएं आ गई हैं। सबसे पहली समस्या उनके साथ ये आई है कि अनुशासनहीनता का स्तर अभी बढ़ता जा रहा है। सोने का समय, खान पान का समय, ये सब अनुशासनहीनता के कारण गड़बड़ा रहे हैं। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब मैं स्कूल में भी था, कॉलेज में भी पहुंचा, तो कभी भी मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ी है जी। सिर्फ पिताजी की एक पुकार पर्याप्त होती थी और उससे जो लय बनी है तो अभी तक मैं बिना अलार्म के ही उठता हूँ और सवेरे नींद जो है मेरी सही समय पर उड़ जाती है। और सवेरे जो व्यक्ति उठकर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है तो मुझको लगता है कि अनुशासन की सबसे पहली सीढ़ी यही होती है। और मैं यही जहाँ भी जाता हूँ, कहीं साइबर के लेक्चर्स लेने, ट्रैफिक के, तो बच्चों को पहले मैं यही बात बताता हूँ कि अनुशासन का सर्वप्रथम ध्यान रखें। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने भी यही किया और मैं भी अपने बच्चों और जिन बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है तो उन्हें अनुशासन की सीख सबसे पहले देना चाहता हूँ। कोई ऐसा घटनाक्रम जो बहुत यादगार रहा या बार बार याद आ जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जब पहली बार आपने पिता से झूठ कहा या छुपाया? मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने हमारे दर्शकों से इसे साझा करें। देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हर बच्चा अपने तो हर बच्चा उद्यमी होता है। हर बच्चा अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करता है। ऐसी बहुत सारी गलतियां मुझसे भी हुई हैं, लेकिन वे सीमा में रहकर जिसे शैतानी का नाम दिया जा सकता है। तो अभी तो मैं वर्तमान में ऐसी कोई घटना याद नहीं कर पा रहा हूँ।
जी। जो बहुत बताने योग्य हो, जी। लेकिन ये बात सही है कि अभी जो अनुशासनहीनता तो कहना गलत होगा, अनुशासन की कमी एक सही शब्द है जो हमारे समाज में आई है। पूर्व में अनुशासन प्रिय परिवार होते थे और फादर का अनुशासन बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था, तो एक इंटरेक्शन की भी कमी जैसे आप कह सकते हैं वो रहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सिखलाई थी पुराने समय में, वे उसका पालन करते हुए उस समय के जो लोग, या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी पीढ़ी के या मेरी एज के लोग हैं, उनके जीवन में सफलता के लिए उनके पेरेंट्स, खासतौर पर फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज यदि हम अपने बच्चों को किसी चीज़ की समझाइश देने जाते हैं तो संचार क्रांति के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि बच्चे सुनते तो हैं बात को, लेकिन कितना पालन करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और थोड़ा सा हम लोगों को समझाइश देने में इस समय बहुत समस्याएं जा रही हैं। बैतूल ज़िले में आप बतौर एसपी पदस्थ हैं, और यहाँ तक के आने का सफ़र हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही और कहाँ सबसे ज़्यादा चैलेंजेस थे। देखिए 1995 2 जनवरी 1995 यानी लगभग 30 साल से ऊपर मुझे पुलिस सेवा में हो गया है, और मैं बहुत कम उम्र में पहली बार ही मैंने पीएससी दी थी और उसी में सिलेक्शन हुआ था, और बहुत कम उम्र में मैं पुलिस की नौकरी में आ गया था। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि कॉलेज पढ़ते पढ़ते ही मैं जो है सीधे पुलिस की नौकरी में आ गया था। और जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तो मेरे शुरुआती दौर मेरा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में प्रोबेशन और सीएसपी के रूप में निकला था। उसके बाद से जबलपुर में मेरा एक लंबा कार्यकाल रहा है, जहाँ पर मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी रूरल और डीएसपी ट्रैफिक के रूप में मैंने काम किया है, और पूरे ज़िले का उस समय प्रभार ट्रैफिक का डीएसपी के ऊपर ही हुआ करता था। तो अलग अलग प्रकार के क्राइम से रिलेटेड भी जब डीएसपी रूरल था तो वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। तत्कालीन जो एसपीज थे जो अभी डीजीपी होकर रिटायर भी हुए हैं, सक्सेना साहब, वो भी मेरे एसपी रहे हैं, और तमाम पुराने अधिकारी जो कानून का भी बहुत ज्ञान रखते थे, प्रैक्टिकली भी बहुत उनमें सूझबूझ रहती थी। और जबलपुर जैसे बड़े ज़िले से मैंने अपनी नौकरी प्रारंभ करी, तो बहुत सारी महानगरों में जो पुलिसिंग की जाती है वो भी मैंने सीखी। उसके अलावा फिर वहाँ से मैं लगातार कटनी होते हुए विंध्य क्षेत्र में भी मैंने नौकरी करी, सिंगरौली, सीधी, रीवा सीएसपी भी में रहा। उसके बाद मैंने बुंदेलखंड में, पन्ना में लगातार 3 साल नौकरी करी है। तो मेरा जो नौकरी का कार्यकाल रहा है कुछ उत्तर प्रदेश से लगे हुए बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा रहा है, जिसमें विंध्य क्षेत्र में जब मैं था तो सिंगरौली ज़िले से लगे हुए मिर्ज़ापुर और कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इसी प्रकार जब मैं पन्ना आया तो बांदा वहाँ पर लगा हुआ था। पन्ना के बाद मैं ग्वालियर ज़िले के घाटी गांव सब डिवीज़न में भी मैंने नौकरी करी है, जो दस्यू प्रभावित क्षेत्र था, और वहाँ पर भी एसपीज़ और जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ मिलकर मैंने जो है कुछ अच्छे कार्य किए थे, और कुछ इनामी बदमाशों को, इनामी डकैतों को भी वहाँ पर पकड़ा था। तो पुलिस का यदि मैं आपको बताना चाहूँ कार्य, तो चाहे वह ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे क्राइम कंट्रोल से रिलेटेड इशू हों, चाहे समाज में साइबर रिलेटेड, ट्रैफिक रिलेटेड जागरूकता पहुंचाने का काम हो, पुलिस एक बहुत एक्टिव सर्विस है। आप किसी भी क्षेत्र में पुलिस में काम करें, आपको समसामयिक ज्ञान भी पूरा होना चाहिए, आप में उतनी फिज़िकल एनर्जी भी होना चाहिए, और आप में इतनी मेंटल एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप संकटकालीन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की स्थिति में रहें। तो इन जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो हमको इन्हीं सब बातों के लिए ट्रेन करती है, और इन सब से जो ज़रूरी चीज़ है, चूँकि पुलिस अपने आप में थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी रखती है, तो हमको स्वयं पर नियंत्रण
एक अनुशासित व्यक्तित्व और एक अच्छे चरित्र का भी प्रदर्शन करना पड़ता है जो समाज में अनुकरणीय हो। कोई दूसरा विभाग का अधिकारी या कर्मचारी गलती करता है तो समाज पर उसकी नज़र बाद में पड़ती है, लेकिन पुलिस का कोई भी कर्मचारी यदि गलती करता है तो समाज की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ती है। और हमारी जो संस्था है मध्य प्रदेश पुलिस, वो 150 वर्षों से भी ऊपर पुरानी संस्था है और हमारे किसी भी एक कर्मचारी की गलती की वजह से हमारी संस्था को भी कभी कभी नीचे देखना पड़ता है। तो मैं स्वयं भी इस बात का ध्यान रखता हूँ, अपने अधिकारी कर्मचारियों से भी लगातार मैं ये आग्रह करता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कठिनतम परिस्थितियों में भी पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ हमें कार्य करना है और किसी भी किस्म का दोष, जो व्यक्तिगत दोष है, वह हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ वो व्यक्तिगत तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, ये हमारी संस्था को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सर, बैतूल ज़िले को लेकर किस तरह की आपने इतना मतलब जो समय हुआ है आपको बैतूल में आपने देखा किस तरह का अपराध है और क्यों बार बार अपराधों को लेकर चर्चा में आ जाता है ज़िला? देखिए, बैतूल एक बहुत ही अच्छा ज़िला है मध्य प्रदेश का और बैतूल 10,043 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत वृहद ज़िला है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये वनाच्छादित है, जनजातीय बहुल ज़िला है, अलग अलग प्रकार के और बहुत अच्छे हमारे यहाँ धार्मिक स्थल भी हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये अत्यंत अनुकूल ज़िला है और पचमढ़ी के बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो स्थान है मध्य प्रदेश का वो बैतूल ज़िले में ही आता है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है लगभग 15 वर्षों के यहाँ के कार्यकाल के बाद कि बैतूल का जो सामान्य नागरिक है वह शिक्षित भी है, उसके अलावा वह बहुत ज़्यादा अपराध या अपराधियों की मदद पर कतई विश्वास नहीं रखता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में कुछ शिक्षा के अभाव के कारण संभवतः यहाँ से नाबालिग बच्चियों के पलायन की स्थिति बहुत रहती है। और विगत वर्ष और इस वर्ष हमने कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस पर एक बहुत अच्छा काम किया है। तो पिछले कई सालों की अपेक्षा इस वर्ष हमने इस समस्या पर नियंत्रण पाने का एक प्रयास किया है और यह घटनाएं इस साल बहुत कम हुई हैं और हमें उम्मीद है टच होने की वजह से भी अपराध बिल्कुल सही कहना है, बाहरी लोग यहाँ आकर ज़्यादा अपराधों को अंजाम देते हैं। जैसे हमारा बिल्कुल बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और एक लंबी सीमा अमरावती ज़िले से हमारी मिलती है। कई बार देखने में ये आया है कि अवैध रूप से गौवंश के परिवहन की भी शिकायतें यहाँ पर रहती हैं और गौवंश यहाँ से महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में जाता है। हम लोगों ने जो हमारे यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मुख्यालय स्तर पर भी और हमारे जोनल स्तर पर भी, उनके साथ मिलकर हमने इसमें एक प्लान बनाया है जिसमें हम किस प्रकार से इन गौवंश के परिवहन को रोकेंगे। महाराष्ट्र के अधिकारियों से हमको क्या मदद मिल सकती है, उनके साथ मीटिंग करके हमने इस चीज़ को बताया भी है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे निकट भविष्य में हम इस पर एक बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण करने में सक्षम रहेंगे। तो साइबर के मामले में भी काफ़ी कुछ गतिविधियां हो रही है। आप तो साइबर के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे प्रदेश में, तो किस तरह से नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में साइबर थाने की स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश ऐसा चौथा राज्य था जहां पर साइबर थाना बना था। अब पिछले कुछ सालों में और अब हम यहाँ जहाँ खड़े होकर देखते हैं तो साइबर अपराध लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी अपराध होता है उसको डिटेक्शन के लिए पुलिस को साइबर की मदद, साइबर सेल की मदद चाहिए पड़ती है। हम लोगों ने भी बैतूल में एक साइबर सेल का बहुत अच्छा यूनिट स्थापित किया है। साइबर सेल के अपने अधिकारी कर्मचारियों को प्रदेश के बहुत अच्छे संस्थानों में हमने ट्रेनिंग करवाई है। उसके अलावा जो हमारा स्टेट साइबर सेल है वो हमको बहुत अच्छे तरीके से बैकअप देता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब बातों के लिए। लेकिन अल्टीमेटली हर जगह बात यही आती है कि मशीन
सॉफ्टवेयर्स तो आपके पास रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस पर बैठ कर काम कर रहा है वह कितना काबिल है। तो इन्हीं स्किल्स, इन्हीं काबिलियत को बढ़ाने और बनाने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी हम लगातार ट्रेनिंग भी कराते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जो भी गंभीर अपराध हुए हैं, हमने उनको ट्रेस करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और पुराने अपराध भी और ऐसे अज्ञात हत्या के और भी अन्य अपराध जिनमें कोई क्लू नहीं था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने मेहनत करके वो एक केस भी मुझे याद आया कि जिसमें सिर्फ एक कड़ा मिला था और एक पाँव की हड्डी मिली थी, कंधा कर लेता जैसे जंगल में बॉडी को जला दिया। वो एक शाहपुर थाने से संबंधित एक बड़ा एक क्रिटिकल केस था, जिसमें मात्र एक हड्डी और एक लोहे के कड़े के बावजूद भी हमने उस हत्या को 6 महीने के अंदर डिटेक्ट किया था, और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उसमें जो है हमारे ज़िले के विवेचकों की भूरी भूरी प्रशंसा करी, और रुस्तम जी अवार्ड के लिए भी हमारे अधिकारियों का नाम उसमें प्रदेश लेवल पर गया हुआ है। सब डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर मैं बात करूंगी आपसे। कई बार इस तरह के कॉल आ जाते हैं कि मैं फला ज़िले से डीएसपी बात कर रहा हूँ, फला ज़िले से एसपी बात कर रहे हैं, आपके किसी परिचित को हमने अरेस्ट कर लिया। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मोबाइल पर भी इस तरह का कॉल आ गया हो? देखिए, मुझको ये लगता है कि हर व्यक्ति के पास जो भी मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, किसी ना किसी प्रकार के, न सिर्फ डिजिटल अरेस्ट बल्कि ओटीपी बताने को लेकर, या फिर फर्जी वीडियो कॉल में सेक्सटॉर्शन को लेकर, या फिर डिजिटल अरेस्ट को लेकर अलग अलग प्रकार के कॉल आते हैं। और जो हमारे साइबर अपराधी हैं वे लगातार कुछ नए नए प्रयोग अपराधों की दिशा में करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि आपकी जानकारी में भी होगा, हमने विगत 1 वर्ष के दौरान, और जैसे ही हमारे नए पुलिस महानिदेशक महोदय आए थे और उन्होंने अभियान के रूप में साइबर से संबंधित जो हमारे लेक्चर्स स्कूल और कॉलेज में होते हैं उनको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया था, और उसके बाद पूरे प्रदेश में ही और हमारे ज़िले में भी उसको लेकर बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में एक अभियान को लेकर हमने इस कार्यक्रम को चलाया था, और जिसका लाभ हमको इस स्तर पर भी मिला है कि जो हमारे यहाँ से गुम होने वाली बच्चियाँ थीं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी था, उसमें भी हमारी कमी आई है। और हमारे यहाँ पर विगत कुछ दिनों में जो साइबर संबंधी क्राइम है उस पर भी हम कमी देख पा रहे हैं। तो चलते चलते बस ये जानना चाहेंगे कि पुलिस का जो जॉब है, पुलिस की जो नौकरी है वो 24/7 है। किस तरह से इस जॉब के साथ अपने परिवार के साथ में आप सामंजस्य बिठाते हैं? देखिए, ये बड़ा एक कठिन प्रश्न है, और जैसा मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया भी था कि पुलिस आपसे आपके पूरे 24 घंटे मांगती है। आप कभी भी रात को भी आपके पास फ़ोन आता है, या किसी भी वक्त आप फ़ोन आपके पास किसी भी अननोन नंबर से भी आता है, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो फ़ोन न उठाएं या कहीं अपनी व्यस्तता बता दें। आपको पूरे समय एक्टिव रहना पड़ता है। सारी घटनाएं, सारी समस्याओं पर आपको नज़र रखनी पड़ती है, और जब आप फ्री बैठे रहते हैं तब भी आपका दिमाग किसी न किसी समस्या को सुलझाने या उससे संबंधित बातों पर लगा रहता है। लेकिन चूँकि हम भी सामाजिक जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, और हर पुलिस अधिकारी जो है इस प्रकार की परिस्थितियों में रहता है, तो कहीं ना कहीं से हम सभी को इस प्रकार का रास्ता निकालना पड़ता है। हाँ, ये दीगर बात है कि हमारा परिवार उससे संतुष्ट रहता है या नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति, हर अधिकारी ये पूरा प्रयास करता है कि अपने परिवार को बेहतर तरीके से समय भी दे पाए और उनके लिए एक बेहतर परिस्थितियां निर्मित कर पाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को और समाज को? देखिए, सिर्फ यही संदेश है कि अपना जीवन अनुशासित तरीके से जो है जिएं, अनुशासन का अपने जीवन में पालन करें, और परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो आजकल मैं YouTube में देखता हूँ या सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि जीवन जीने के बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, बहुत सारे
ऐसे रास्ते बताए जाते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, ऐसा कर लेंगे तो सफलता जल्दी हाथ लग जाएगी। अनुशासन और परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम यदि इनका पालन अपने जीवन में करेंगे तो कोई भी ताकत हमको सफल होने से नहीं रोक सकती है। परिधि न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।